हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने जीडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेक बोर्ड क्लास 10th का अगला वीकली टेस्ट सामाजिक विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट 1। इसके बाद हम लोग सेट 2 भी देखेंगे। तो देखिए, आप लोगों का अगला वीकली टेस्ट 24 अगस्त को होने वाला है और उस दिन सामाजिक विज्ञान का और संस्कृत का वीकली टेस्ट आप सभी का होगा। सेट 2 में आप लोगों के लिए जल्दी अपलोड कर दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कि करके हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। उसके बाद आगे भी 2-3 चैप्टर है जिससे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? पहला ऑप्शन है 1913, दूसरा ऑप्शन है 1914, तीसरा ऑप्शन है 1915, चौथा ऑप्शन है 1916। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकंड नंबर, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? पहला ऑप्शन है दिसंबर 1922 सूरत अधिवेशन में, दूसरा दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में, तीसरा जनवरी 1921 कोलकाता अधिवेशन में, चौथा 1920 लाहौर अधिवेशन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1882, दूसरा 1883, तीसरा 1884, चौथा 1885। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर, गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था? पहला ऑप्शन है 1916, दूसरा 1917, तीसरा 1918, चौथा 1919। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1917 ईस्वी में गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके के दौरे पर गए थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? पहला ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बाबा रामचंद्र ने। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन 1918, दूसरा 1919, तीसरा 1920, चौथा 1921। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की ओर, उस सन्यासी का नाम बताएं जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। पहला ऑप्शन है अल्लूरी सीताराम राजू, दूसरा ऑप्शन है बाबा सीतारमन, तीसरा ऑप्शन है बाबा जयदेव, चौथा ऑप्शन है बाबा रामचंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है वे हड़ताल पर चले गए, दूसरा उन्होंने बागानों को नष्ट कर दिया, तीसरा वे बागानों को छोड़कर घर की ओर चले गए, और चौथा उन्होंने हिंसा का उपयोग शुरू कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वे बागानों को छोड़कर घर की ओर चले गए। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए, भूगोल से जल संसाधन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्वेश्चन भी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते थे? पहला ऑप्शन है उत्तरी मैदान, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी हिमालय, तीसरा ऑप्शन है तटीय क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है पूर्वी हिमालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 2 नंबर की ओर, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है, पहला ऑप्शन है सरदार सरोवर से, दूसरा भाखड़ा नांगल से, तीसरा रिहंद से, चौथा टिहरी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सरदार सरोवर से। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, विश्व में जल की कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है 97.1%, दूसरा 94.5%, तीसरा 96.5% और चौथा 95.9%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 96.5% विश्व के जल के कुल आयतन का जो भाग है वो महासागरों में पाया जाता है।
इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग लवणीय जल है अथवा कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? तो पहला ऑप्शन है 2.5%, दूसरा 1.5%, तीसरा 7.2%, चौथा 10.5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 2.5% जल ही पीने लायक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की और। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा मेघालय, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मेघालय में। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा सतलुज व्यास, और तीसरा नर्मदा, चौथा यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यमुना में अभी तक कोई भी बहुउद्देशीय नदी परियोजना लागू नहीं हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की ओर। निम्नलिखित में कौन ताजा पानी का स्रोत है? पहला ऑप्शन है भूतल अपवाह, दूसरा वर्षा, तीसरा भूजल, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, भूजल ताजा पानी का स्रोत है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर। देखिए 7 नंबर को फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। वैसे वर्षा भी पीने योग्य पानी होता है, लेकिन ताज़ा स्रोत इसको हम लोग नहीं मान सकते हैं। ठीक है, जमीन के नीचे से जो पानी निकलता है उसको हम लोग ताज़ा पानी कह सकते हैं। देखिए अगला, देखिए 8 नंबर। इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा भाखड़ा नांगल, तीसरा नागार्जुन, और चौथा इंदिरा गांधी नहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की और। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? पहला ऑप्शन है हीराकुंड, दूसरा भाखड़ा, तीसरा चंबल, और चौथा कोसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कोसी को विशेषकर बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत कोसी का परियोजना आता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला चैप्टर की ओर। देखिए अगला चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन। चलिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? पहला ऑप्शन है कृषि प्रसार, दूसरा वृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, तीसरा पशुचारण एवं ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, चौथा तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। यहाँ पर पूछा गया है कि वनस्पति जात या प्राणी जात का ह्रास का कारण नहीं है पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा। पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने से ज़्यादा वनस्पति और प्राणी जात का हानि नहीं होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 2 नंबर की ओर। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? पहला ऑप्शन है संयुक्त वन प्रबंधन, दूसरा चिपका आंदोलन, तीसरा बीज बचाओ आंदोलन, चौथा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर देखिए, वे जातियां जिनकी लुप्त होने का खतरा है कहलाता है? पहला ऑप्शन है दुर्लभ जातियां, दूसरा स्थानिक जातियां, तीसरा संकटग्रस्त जातियां, चौथा लुप्त जातियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, संकटग्रस्त जातियां। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर। लुप्त जाति का उदाहरण है, पहला ऑप्शन है नीली भेड़, दूसरा एशियाई चीता, चौथा एशियाई हाथी, चौथा गैंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एशियाई चीता लुप्त प्रजाति का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है रक्षित वन, दूसरा
अवर्गीकृत वन, तीसरा पवित्र उपवन और चौथा आरक्षित वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र हैं? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा केरल, चौथा बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मध्य प्रदेश। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है? द क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है। पहला देखिए गुलाबी सिर वाली बतख, दूसरा मोर, तीसरा पर्वतीय बटेर, चौथा जंगली चित्तीदार उल्लू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मोर। मोर अभी क्रिटिकल प्रजाति में नहीं आया है, मोर अभी है हमारे देश में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है पेड़, दूसरा केचुआ, तीसरा मनुष्य, चौथा एलियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मनुष्य के लिए जैव विविधता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला, देखिए अगला विकास चैप्टर से, ठीक है, अर्थशास्त्र। यहाँ पर देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन देखिए प्रति व्यक्ति आय, दूसरा औसत साक्षरता दर, तीसरा लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर की ओर। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? भारत से बेहतर मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति बेहतर है? पहला ऑप्शन बांग्लादेश, दूसरा श्रीलंका, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, श्रीलंका। श्रीलंका, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर देखिए, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों के प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? पहला ऑप्शन है 7,500, दूसरा 3,000, तीसरा है 2,000, चौथा है 6,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 6,000। देखिए सबको जोड़ने से टोटल 4 परिवार है तो 4 बच्चे 20,000 होना चाहिए। यहाँ पर है 4 और 7 और यहाँ पर 3, यानी कि 14,000 हो रहा है टोटल। 6,000 बच जा रहा है, 6,000 करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। परिवार का टोटल आय 20,000 है, ठीक है, क्योंकि सब लोग का औसत 5,000 है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन देखिए विकसित देश, दूसरा विकासशील देश, तीसरा अर्धविकसित देश, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विकसित देश। विकसित देश कहते हैं उसको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 5 नंबर, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बिहार में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? पहला ऑप्शन देखिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन, दूसरा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तीसरा राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान और चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 7 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? पहला स्वास्थ्य स्तर, दूसरा प्रति व्यक्ति आय, तीसरा शैक्षिक स्तर, चौथा जीवन प्रत्याशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रति व्यक्ति आय हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है। अगर हम लोग ज़्यादा इनकम करेंगे तो ज़्यादा हाई फाई रहेंगे, कम इनकम करेंगे तो हम लोग कम हाई फाई से अपना ज़िंदगी को बिताएंगे। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं टोटल लगभग आपको 10 से 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ सब्जेक्टिव में भी, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोगों का फाइनल एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, पिकेटिंग क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता
रोक लेते हैं, उसको पिकेटिंग कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, बहिष्कार शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर देखिए, आमतौर पर यह विरोध का एक रूप होता है। बहिष्कार का अर्थ है किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना, गतिविधियों में हिस्सेदारी से स्वयं को अलग रखना तथा उसकी चीज़ों को खरीदने तथा इस्तेमाल करने से इनकार करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर देखिए, रोलेट एक्ट क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फाइनल एग्जाम में भी और वीकली टेस्ट में भी। देखिए रोलेट एक्ट क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, रोलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पारित किया गया एक काला कानून था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अंग्रेज क्या करते थे, किसी पर भी शक होता था बस पकड़ के जेल में डाल देते थे। कोई अदालत, कोई पुलिस, कोई सुनवाई, कुछ भी नहीं, कोई जज, कोई कानून, कुछ नहीं, बस जेल में डाल देते डायरेक्ट 2 साल के लिए। तो ये गलत था, इसलिए इसके विरोध में बहुत सारा आंदोलन हुआ था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला चौथा नंबर देखिए, जैव विविधता क्या है? बताइए जैव विविधता क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, वन्य जीव और कृषि फसलों में जो इतनी विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं। फिर देखिए 5 नंबर, आरक्षित वन क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, वह जिन्हें इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाता है तथा जिसमें पशुओं को चराने तथा खेती करने की अनुमति नहीं होती है, उसे आरक्षित वन कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, वे सुरक्षित क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक सुंदरता तथा वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 7 नंबर की ओर, विकास से आप क्या समझते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर का ही नाम है विकास। विकास से आप क्या समझते हैं? विकास एक निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। विकास प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, किसी के लिए लाभदायक हो सकता है तो किसी के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, प्रति व्यक्ति आय और औसत आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय और औसत आय क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दर्शाती है शिशु मृत्यु दर। 1000 बच्चे में कितना बच्चा मर गया है उसको शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर के क्वेश्चन देखिए, जल संसाधन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर का ही नाम है जल संसाधन। तो जल संसाधन क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, जल संसाधन जल के वे स्रोत हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। अधिकांशतः लोगों को ताजे जल की आवश्यकता होती है। जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल एक अच्छे प्राकृतिक संसाधन है। फिर देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, बांध से क्या समझते हैं? बांध से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। काफ़ी सारा क्वेश्चन बता है, इसमें से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, सब इसी में से आएगा। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद में आप लोगों के लिए अगले 1-2 दिन में सेट 2 भी अपलोड कर दूंगा। सेट 2 का इंतजार कीजिएगा। सेट 2 को भी आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।